सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा हिंदी प्रवक्ता हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं के गद्य खंड से दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे और साथ ही उसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी जी, सबसे पहले हम इनका लेखक परिचय करेंगे। आधुनिक युग के निबंधकारों में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म सन 1899 में, ध्यान दीजिएगा, इसी में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी छुपे हुए हैं। इनका जन्म सन 1899 में मुजफ्फरपुर जिला बिहार के बेनीपुरी गांव में हुआ था। बिहार के बेनीपुरी गांव में हुआ था, ठीक है। और बचपन में ही इनके माता पिता का साया इनके सर से उठ गया, जिसके वजह से इनका पालन पोषण इनकी मौसी द्वारा किया गया। ये एक किसान परिवार से संबंध रखते थे, अर्थात जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो इन्होंने अपना अध्ययन कार्य छोड़ दिया। रामचरितमानस, जो हमारी धार्मिक पुस्तक है, उसके पठन पाठन ने इन्हें साहित्य की ओर उन्मुख किया। किसने? रामचरितमानस ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ललक और देशभक्ति की भावना ने इन्हें असहयोग आंदोलन से जोड़े रखा, जिसकी वजह से इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1968 ईस्वी में इस महान विभूति का निधन हो गया। अब बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना शुरू कर दिया था। किस किस पत्रिका का संपादन किया? ध्यान दीजिएगा। बालक, तरुण भारती, किसान मित्र। इन्होंने बालक, तरुण भारती, किसान मित्र आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने गद्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। गद्य की अनेक विधाएं कौन कौन सी हैं? उपन्यास, यात्रा वृतांत, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, एकांकी आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, ध्यान दीजिए बच्चों, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, अम्रपाली, गेहूं और गुलाब। जी हाँ, ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। तो अब बढ़ते हैं बच्चों भाषा शैली की ओर। बिल्कुल, भाषा शैली में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि इनकी भाषा, किनकी? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा ओजपूर्ण और सशक्त है। कैसी है? ओजपूर्ण व सशक्त है। इनकी भाषा में प्रांतीय शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी लेखनी में एक जादू था जो कि पाठक को आकर्षित कर लेता था, इसलिए इन्हें कलम का जादूगर भी कहा गया है। इनके द्वारा लिखित रेखाचित्र बाल गोविंद भगत, उसमें क्या बताया गया है कि पुरानी रूढ़ियों से ग्रस्त जो हमारा समाज है, उससे टक्कर लेते हुए बाल गोविंद भगत के क्रांतिकारी रूप को भी दिखाया गया है। अर्थात उसमें बताया है कि उन्होंने किस प्रकार अपनी पुत्र वधू के द्वारा ही पुत्र की चिता को अग्नि दिलवाई और उसके पुनर्विवाह पर बल दिया। तो ये थी इनकी भाषा शैली। और अब हम बढ़ते हैं पाठ बाल गोविंद भगत के सार की ओर। तो पाठ शुरू होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र एक गद्य की एक विधा है। मैंने आपको बताया था रेखाचित्र रामवृक्ष
वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। अब रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र जिस विधा में किसी व्यक्ति की आकृति, उसकी चाल ढाल, वेशभूषा आदि विशेषताओं का वर्णन सजीव चित्रण द्वारा किया जाए। किसके? शब्दों के। बिल्कुल, वो चीज क्या कहलाती है? रेखा चित्र। तो हमारा बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। तो कहानी बढ़ती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लेखक ने बाल गोविंद भगत को मानवीय जीवन के प्रति प्रेम अभिव्यक्ति का माध्यम बताया है। उन्होंने बताया है कि वे वर्ण व्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते थे और इस रेखा चित्र में हमें ग्रामीण परिवेश की झलक भी देखने को मिलती है। तो कहानी शुरू होती है। बाल गोविंद भगत कैसे है? बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के एक मंझोले कद के व्यक्ति हैं। मंझोला, मंझोला क्या होता है? ना ही ज्यादा लंबा कद और ना ही ज्यादा छोटा कद, बीच का कद। तो कैसे हैं? एक मंझोले कद के व्यक्ति हैं। कमर पर एक लंगोटी बांधते थे और ओढ़ने के लिए सिर्फ एक काली कमली का प्रयोग करते थे। रामानंदी तिलक लगाते थे, चंदन का तिलक, और साथ में एक कबीर कनपटी टोपी पहनते थे। ये थी उनकी वेशभूषा। वो एक गृहस्थ थे। उनके पत्नी का देहांत हो चुका था, लेकिन उनके एक पुत्र और उसकी बहू, यानी कि एक पुत्र वधू थी। खेतीबाड़ी का काम करते और गृहस्थ जीवन जीते हुए भी एक साधु के रूप में आपके सामने चित्रित किया गया है। वो कबीर जी की मान्यताओं का अनुसरण करने वाले थे और कबीर जी को ही अपना साहब मानते थे। कबीर आप जानते हैं ना, संत कबीर दास। हाँ जी, हम उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। निर्गुण काव्य धारा के संत कबीर दास जी, जो कि बाह्य आडंबरों और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे और पर ब्रह्म में विश्वास करते थे और क्या कहते थे? बाह्य कुरीतियों का विरोध करते थे। तो उन्हीं की मान्यताओं का अनुसरण करते थे बाल गोविंद भगत, और इसी कारण वो कबीर जी को साहब मानते थे। वो कहते थे कि जिस प्रकार कबीर जी ने अपनी मान्यताओं में बताया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाह्य आडंबरों का विरोध करना चाहिए, किसी दूसरे की चीज को नहीं बिना उसके अधिकार से, बिना उसके पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो इन सब चीजों को अपने जीवन में अपनाया करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जब भी उनकी खेती में पैदावार होती, अर्थात फसल उगती, तो वो सारी फसल को इकट्ठा करते, अपने सर पर रखते और कबीर जी के मठ में ले जाकर चढ़ा देते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे ये सब कुछ साहब का दिया हुआ है। वहां से जो प्रसाद के रूप में मिलता, उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तो एक विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी तो थे ही बाल गोविंद भगत जी, साथ ही साथ बहुत अधिक मधुर गायन भी गाते थे। बहुत अधिक सुरीला कंठ था उनका। लेखक उनकी गायन पर मुग्ध था। लेखक यानी राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो बात शुरू होता है आषाढ़ का महीना। जी हाँ, हमारे देसी हिसाब से साढ़ सावन बोलते हैं ना, वैसे ही आषाढ़ का महीना शुरू होता है और सभी लोग यानी गांव के सभी स्त्री पुरुष बच्चे खेतों में नजर आने शुरू होते हैं, क्योंकि उस समय खेतों में बुआई का रोपाई का मौसम चल रहा होता है। तो बात क्या है? बात ऐसी होती है, खेतों में रोपाई का काम चल रहा है और उस समय बाल गोविंद भगत एक पोखर पर बैठकर खंजड़ी, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, ढपली जैसा होता है, बजा रही हैं और गीत गा रही हैं। और वो गीत खेतों में काम करते हुए सभी व्यक्तियों के, चाहे वो पुरुष है या महिला है, उनके कानों में पड़ रहा है और उसी गीत की सुर में, लय में उनके हाथ जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं। ऐसे ही वो क्या था, पहले आषाढ़ है, फिर आषाढ़ के बाद सावन, फिर भादो का महीना आता है।
है और भादों की काली अंधियारी रात। सावन भादो वैसे ही कैसे महीने होते हैं जिसमें एक प्रियतमा अपने प्रिय को याद करती है, तो उसी प्रकार के गीत बाल गोविंद भगत जी गाया करते थे। किसमें? भादों के महीने में। तो भादों की अंधेरी रात और बिजली जोर से चमक रही है, साथ ही किसका स्वर चल रहा है? बाल गोविंद भगत जी का गीत। लेकिन वो उनकी बिजली की आवाज में, कड़क में और मूसलाधार बरसात में थोड़ा दब सा गया है। जैसे ही ये मौसम साफ होता है, बरसात रुकती है, दादुरों की टटर और झिंगुर की झनकार शुरू हो जाती है, बाल गोविंद भगत का गीत भी शुरू हो जाता है। और दादुरों की टटर और झिंगुर की झनकार इसको नहीं दबा पाते हैं। जो लेखक है उसे देर तक सोने की आदत है, लेकिन जब वो बाल गोविंद भगत का संगीत सुनता है तो उसकी आंख खुल जाती है। और उस समय कौन सा महीना होता है? कार्तिक मास का। जब हमारी दिवाली आती है ना, ठंडी मौसम, बिल्कुल हाँ, कार्तिक मास का महीना है। लेखक की आंख खुल गई है, किसकी वजह से? हम बाल गोविंद भगत के गीत की वजह से, उनके गीत को सुन के। तो उनका गीत, उसकी धुन सुनते सुनते उसको कहाँ खींच ले जाती है लेखक को? उसी पोखर की मेड़ पर, जहां पर बाल गोविंद भगत बैठे खंजरी बजा रहे हैं और गीत गा रहे हैं। इतने कड़क मौसम में, ठंडी के मौसम में लेखक को बहुत ठंड लग रही है, वो कांप रहा है, लेकिन बाल गोविंद भगत के मस्तक पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। ये सब कुछ क्या था? उनके संगीत का ही तो जादू था, उनके संगीत का ही प्रभाव था, जो कि गर्मियों में उमस भरी शाम को भी ठंडी हवाएं जैसा प्रतीत होने लगता था। जब गर्मियों की उमस भरी शाम को उनका गीत सुनते, जब वो अपना गीत गाते, तो वो उमस भरी शाम भी कैसी लगती थी? जैसे ठंडी पुरवाई चल रही। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसा एक दौर आता है जो कि बाल गोविंद भगत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय बाल गोविंद भगत की संगीत साधना चरम सीमा पर थी। क्या था? ये उस दिन की बात है जिस दिन भगत जी का इकलौता बेटा मर जाता है। कैसा था उनका बेटा? उनका बेटा बहुत ही सुस्त, सीधा सा और बोधा था। बोधा यानी कम बुद्धि वाला। और जब वो मर जाता है तब क्या होता है? सारे लोगों की भीड़ उनके घर के पास इकट्ठी हो जाती है। सब देखते हैं कि बाल गोविंद भगत जी एक आंगन में बैठे और क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। और आंगन में लाश को, किस बेटे के मृत शरीर को लिटाया गया है, सफेद कपड़े से ढक दिया गया है और उस पर विभिन्न प्रकार के फूल रख दिए गए हैं और सिरहाने पर एक दिया जल रहा है।